मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज गोठी एक नए वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जो पौधों के लिए जो सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व आवश्यक होते हैं उनका अध्ययन कंप्लीट कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मृदा में पोषक तत्वों की हानि के क्या प्रमुख कारण होते हैं, यानी कि पौधों में पोषक तत्व मतलब जो मृदा में है या फिर पौधों में पोषक तत्वों की कमी क्यों हो जाती है, किन कारणों से उनमें पोषक तत्व की कमी देखी जाती है। ठीक है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मृदा में पोषक तत्वों की जो हानि होती है वो किन किन कारणों से होती है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला हमारा पॉइंट आता है कि फसलों द्वारा पोषक तत्वों का भूमि से ग्रहण करना, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि फसलों द्वारा पोषक तत्वों का भूमि से भूमि से क्या करता है, भूमि से उनको ग्रहण करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मतलब यदि मान लीजिए भूमि में कोई सी फसल खड़ी है तो वो क्या करेगी, कंटिन्यूअसली जमीन से पोषक तत्वों को ग्रहण करेगी, यानी कि जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनको जमीन से ग्रहण करेगी। तो जमीन से कंटिन्यूअसली ग्रहण करती रहेगी तो क्या होगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि वहाँ पर जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो जब तक हम उसमें हम अलग से कोई फर्टिलाइज़र या फिर खाद उसको भूमि में उपलब्ध नहीं करवाते हैं या फिर नहीं डालते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर इसकी कमी हो जाएगी। कहाँ पर, भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो पहला कारण हमारा यही होता है कि फसलों द्वारा पोषक तत्वों का लगातार अवशोषण करना ही करते रहना ही होता है, कि जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है भूमि कटाव द्वारा, या फिर मृदा कटाव भी बोल सकते हैं। भूमि कटाव में क्या होता है कि जो हमारी भूमि के ऊपरी जो सतह होती है जिस पर हम क्या करते हैं, फसल लगाते हैं, यानी कि ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर हम फसल लगाते हैं। ठीक है, यानी कि ये उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ परत होती है जहाँ पर फसल अच्छे से ग्रो करती है और उसको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। जमीन का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर इतनी मात्रा में पोषक तत्व नहीं होते हैं, पौधा वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो जो ऊपरी सतह होती है जहाँ पर हमारे पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वर्षा या फिर वायु द्वारा, वर्षा या फिर हवा द्वारा या फिर वायु भी कह सकते हैं, यदि तेज हवा आई, ठीक है, तेज हवा आई या फिर वर्षा अधिक हो गई तो क्या होता है कि पानी के साथ में इस मृदा को क्या करता है, ये ऊपरी मृदा को जो पानी होता है उसके साथ में क्या होती है, ऊपरी मृदा बह जाती है। तो बहने के कारण क्या होता है, जो हमारी उपजाऊ सरफेस होती है, उपजाऊ जो ऊपर का भाग होता है, उपजाऊ जहाँ पर पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ में या फिर हवा के साथ उड़ जाते हैं या फिर पानी के साथ में बह जाते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पर पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। यानी कि ऊपरी मृदा के बह जाने के कारण जो नीचे की मृदा होती है वहाँ पर पोषक तत्व होते ही नहीं है, तो वहाँ पर फसल उगाना इतना संभव नहीं हो पाता है, या फिर पौधे उगाते हैं तो पोषक तत्व वहाँ पर उसको मिलते नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर से या फिर अलग से कुछ खाद या फर्टिलाइज़र हम जमीन में मिलाते हैं जिससे कि ये पोषक तत्व पौधे को प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से भूमि का जो कटाव होता है वो भी क्या है, मृदा में पोषक तत्वों की हानि के एक प्रमुख कारण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा आता है खरपतवारों द्वारा। तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए हमने कोई फसल लगाई है और फसल खड़ी है खेत में, तो उस फसल के साथ साथ में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी उगाते हैं। ठीक है, तो ये खरपतवार उगते हैं तो क्या हुआ, ये पोषक तत्वों के लिए या फिर न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, फसलों से कंपटीशन करते हैं, यानी कि इनको भी पोषक तत्व चाहिए होगा और इनको भी चाहिए होगा। किनको, फसलों को। मान लीजिए ये हमारा खेत है, यहाँ पर हमने फसल लगा रखी है, ये क्या है, फसल लगा रखी है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए अब ये देखिए यहाँ पर, अब मान लीजिए इसके पास में खरपतवार भी उगाया है। ठीक है, तो ये खरपतवार क्या करेगा सॉरी, तो इसमें
ये फसल भी पोषक तत्वों को यहाँ से ज़मीन से ग्रहण करेगी, और ये जो खरपतवार उगे हैं हमारे, ये बीच बीच में खरपतवार उगाते हैं, तो ये खरपतवार भी क्या है, पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे। तो हमारी फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि आधा पोषक तत्व तो ये जो खरपतवार उगते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी वृद्धि बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए भी उनको भी पोषक तत्व आवश्यक होंगे और फसल को भी आवश्यक होंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि खरपतवार उगे ही नहीं और हमारी फसल को सारा खरपतवार, ये पोषक तत्व उसको मिल जाए। तो ये कंडीशन होती है बच्चों के, खरपतवारों द्वारा भी क्या होता है, मृदा में पोषक तत्वों की हानि होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मृदा में किस कंडीशन में या फिर किस कारण से पोषक तत्वों की कमी होती है। तो ये 3 कारण हमने देखे कि फसलों द्वारा पोषक तत्वों का भूमि से कंटिन्यू पोषक तत्व एब्जॉर्ब करना या फिर ग्रहण करना, जिससे कि एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पर पोषक तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, कुछ खाद दे करके उसकी वहाँ पर जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति करवाते हैं पौधे को, या फिर मृदा कटाव द्वारा, यानी कि ऊपरी सतह जो उपजाऊ सतह होती है उसका पानी या हवा के साथ में बह जाने के कारण भी वहाँ पर पोषक तत्वों का लॉस होता है। और तीसरा हमने कारण देखा कि खरपतवार द्वारा, तो मेन फसलों के साथ में खरपतवार भी उगाते हैं जो कि जो पोषक तत्व के लिए क्या करते हैं, फसल के साथ में कंपटीशन करते हैं। और वहाँ पर कुल मिला के ये है कि दोनों खरपतवार और फसल दोनों होते हैं वो पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जिससे कि मृदा में फसलों को प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न होता है। अब बच्चों, अब मृदा में इन पोषक तत्वों की क्या है, कमी तो हो रही है। अब इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं। पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इन कमी को हम किस प्रकार दूर करते हैं, या फिर कौन कौन से साधन यूज़ करते हैं जिससे कि जो ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके। तो इसके हम जो पोषक तत्वों की प्राप्ति के जो साधन होते हैं, किन किन साधनों द्वारा हम पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं मृदा में, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के जो प्रमुख साधन हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा पहला साधन के रूप में हम उपयोग करते हैं खाद एवं उर्वरकों द्वारा। यानी जब भी भूमि में पोषक तत्वों की कमी होती है तो हमारी प्राथमिकता यही होती है कि हम किसी प्रकार से उसमें खाद एवं उर्वरक डालें ताकि उसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पौधे को उपलब्ध हो सके। तो इसमें हम खाद की बात करते हैं बच्चों। तो खाद किसे कहते हैं? जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनको हम सड़ा गला करके क्या करते हैं, उनको खेतों में यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक मतलब खाद बोलते हैं उसको। तो इसमें खाद के अंतर्गत हम देखते हैं FYM, जिसको हम फार्म यार्ड मैन्यूर भी बोलते हैं, कंपोस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वर्मी कंपोस्ट। क्या आता है? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम 3 प्रकार से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सड़ा करके क्या करते हैं, खेतों में डालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको तैयार करते हैं। पोषक तत्व मतलब जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सड़ा करके पोषक तत्व के रूप में हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए खेतों में इन खादों का उपयोग हम करते हैं। तो ये जो फार्म यार्ड मैन्यूर है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, इनको हम किस प्रकार बनाते हैं आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम इनको पढ़ेंगे। बट यहाँ पर आपका केवल इतना समझना ज़्यादा जरूरी होता है कि खाद किसे कहते हैं। तो जो हमें फसल के अवशेष हो गए या फिर किसी प्रकार से जो गोबर हो गया या फिर किसी प्रकार का फसल अवशेष हो गया, पत्ती हो गई, तना हो गया, जड़ हो गया, इनको हम क्या करते हैं, सड़ा करके जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको हम जमीन में मिलाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वहाँ पर पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, खाद। यानी कि खाद क्या होती है, तो कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गला करके हम क्या करते हैं, खेतों में यूज़ करते हैं, जिससे वहाँ पर पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को हम खाद कहते हैं। और उर्वरकों द्वारा, ठीक है, तो उर्वरक क्या होते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनको कारखानों में बना करके हम तैयार करते हैं, जैसे कि आपका DAP हो गया, ठीक है, SSP हो गया, नाइट्रोजन मतलब यूरिया हो गया आपका, ठीक है, यूरिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है DAP, MOP हो गया, तो ये जो
ये उर्वरक होते हैं जिनको हम पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम खेत में मिलाते हैं। एक आपका सबसे ज़्यादा प्रचलित है 12-32-16, जिसको हम एनपीके के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एनपीके। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों की मात्रा उपलब्ध होती है। ठीक है, तो यहाँ पर खाद एवं उर्वरक यानी कि इन उर्वरकों का उपयोग भी हम जमीन में करते हैं जिससे कि पोषक तत्व वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और पौधे इनको इजीली एब्जॉर्ब करके और उनके विकास एवं वृद्धि में ये सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से खाद एवं उर्वरकों द्वारा हम भूमि में पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में बनाए रख सकते हैं जिससे पौधा अच्छे से वृद्धि कर सके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं फसलों के अवशेष द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने क्या करा था, यहाँ पर जो फसल के अवशेष थे उनको क्या है कि पहले हमने उसको सड़ा गला करके जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में हमने वहाँ पर उनको खाद के रूप में उपलब्ध करवा दिया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि बहुत सारी फसलों को काटने के बाद उनके जो फसल अवशेष खड़े रहते हैं उनको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कल्टीवेट कर देते हैं जिससे कि वो जमीन के अंदर दब जाते हैं और आफ्टर कुछ समय के बाद में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली सड़ जाते हैं और वहाँ पर क्या होते हैं कि वो फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से फसल के अवशेष द्वारा भी हम पोषक तत्वों को मृदा में उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दलहनी फसलों द्वारा। तो बच्चों दलहनी फसलों द्वारा हम कैसे पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध करवाएंगे? तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जो दलहनी फसल होती है उनकी एक विशेषता होती है कि उनकी जड़ में क्या है, राइजोबियम कल्चर प्रेजेंट होता है। राइजोबियम नामक जीवाणु प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है आपका, ठीक है, मान लीजिए ये सोयाबीन का पौधा है और इसकी जड़ों में क्या होता है, ये छोटी छोटी गांठ होती है तो जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रंथियां बोलते हैं। ये इस प्रकार से गांठ पाई जाती है इसमें। ठीक है, तो इन ग्रंथियों का काम क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में जो फ्रीली जो नाइट्रोजन सर्वाइव कर रही है, यानी कि एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो ये जो 78% जो नाइट्रोजन है उनका स्थिरीकरण करने में ये क्या करती है, मदद करती है। ये जो गांठें होती है, ये ग्रंथियां होती है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, यानी कि स्थिरीकरण भी बोलते हैं उसको। सीधे वातावरण से जो फ्री नाइट्रोजन है उसको क्या करती है, स्थिरीकरण करती है और ये स्थिरीकरण के द्वारा ये पौधे को यहाँ से नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से दलहनी फसलों में क्या होता है कि इनमें ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु, कौन सा? राइजोबियम नामक जीवाणु। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद में क्या होता है, यहाँ से पौधे नाइट्रोजन को इजीली ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि ये नाइट्रोजन के केसेस में अधिकतर होता है। और एक दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो दलहनी वर्ग की फसल होती है उनको हम क्या करते हैं, एक फ्लावरिंग स्टेज तक उनको या फिर फूल अवस्था तक उनको क्या करते हैं, अपन ग्रो करवाते हैं और देन उसके बाद में उनको जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, जिससे भी वहाँ पर क्या होता है कि दलहनी फसलों द्वारा भी हम पोषक तत्वों को मृदा में उपलब्ध करा सकते हैं। वहाँ पर नाइट्रोजन का कंटेंट उससे बढ़ जाता है, मृदा में नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ जाता है। किससे? जैसे कि दलहनी फसलों के अंतर्गत हम कौन कौन सी फसलों को फ्लावरिंग स्टेज तक ग्रोथ करवा करके उनको दबाते हैं, तो उसमें सनई, ढेंचा, ठीक है, उसके बाद में अब मूंग, उड़द भी हम दबा सकते हैं। तो इनसे क्या है, दलहनी वर्ग की फसल होती है तो ये नाइट्रोजन को क्या करेगी, नाइट्रोजन का कंटेंट मृदा में बढ़ाती है, जिससे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा वहाँ पर जमीन में बढ़ जाती है। तो बच्चों ये 3 पॉइंट हमने इसके अंतर्गत देखे जो पोषक तत्वों की प्राप्ति के साधन के अंतर्गत आते हैं।